नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लास में। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जो हमारी पहली किताब है उसका पार्ट 1 हम समझेंगे। और इस पार्ट का नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस चैप्टर की जो कोर हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सभ्यता होती क्या है। देखो, सभ्यता जो होती है ना, यहाँ पे जो सभ्यता शब्द है इसका मतलब होता है कोई ऐसी किसी ऐसे रीजन के लोग, किसी ऐसे क्षेत्र के लोग जो कि बहुत प्राचीन समय से अपने धार्मिक, अपने जो भी क्रियाकलाप हैं उसे करते आ रहे हैं और उस सदियों से चल रही है, तो उसे सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारी सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता ये भी है कि अतिथि देवो भव कहा गया है। ठीक है, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अतिथि भगवान के समान होता है। तो कहने का मतलब कोई ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप, कोई ऐसे सामाजिक क्रियाकलाप जिसे बहुत वर्षों से निभाया जा रहा हो, तो सभ्यता बन जाती है। यहाँ पे हम बेसिकली हड़प्पा एक जगह का नाम है, तो हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है, तो उसकी सभ्यता के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो आपका ये बॉक्स है उसे हम ओवरव्यू बॉक्स बोलते हैं। इसमें सारे ओवरव्यू कंटेंट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, चलो एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। मान लो कि ये हमारा भारत है। ठीक है, एक पल के लिए ऐसे मानो कि ये भारत है हमारा। ठीक है, अभी हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, ये जो एरिया है। ठीक है, यहाँ से जो है एक नदी बहती है जिनका नाम है सिंधु। सिंधु नदी आप सबने जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। सिंधु, जिसे हम इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ये नदी बहती रहती है। और ये जो नदी है वो उस क्षेत्र में जाकर मिलती है जो पाकिस्तान के एरिया में हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यहाँ पे लिखा है हड़प्पाई मोहरे संभवतः हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। मोहरे क्या हैं? देखो, कई सारे ना मोहर थी, आज के ज़माने में भी मोहर होती हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल हम किसी चीज़ को वैध बनाने के लिए करते हैं, तो उस समय में मोहरों का इस्तेमाल हुआ करता था। अब यहाँ पे मोहरों को बहुत विशिष्ट बताया गया है, बहुत विभिन्न बताया गया है। इसका क्या कारण है, पहले तो ये सुन लो कि ये एक पत्थर से बनती थी जिसका नाम है सेलखड़ी पत्थर। सेलखड़ी पत्थर से बनाया जाता था इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो है इन मोहरों में सामान्य रूप से जानवरों के चित्र पाए जाते थे और एक ऐसी लिपि पाई जाती थी जिनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जिनको पढ़ा ही नहीं जा सका है ऐसी लिपि पाई जाती थी और कुछ जानवरों के चित्र पाए जाते थे मोहरों के अंदर। ठीक है, ये एक विशिष्ट रूप पूरा वस्तु है जो कि आपको इतिहासकारों को मिली है हड़प्पा की जगह से। ठीक है, और यहाँ पे और भी समझना है, फिर भी हमें इस क्षेत्र के उस समय के बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरातत्व पुरावस्तुओं जैसे अनेक आवासों, मृदभांडों, आभूषण, औजार तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। देखो, हम क्योंकि लिपि तो पढ़ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा गया था, किस प्रकार की लिपि है और उसमें क्या क्या वो बोलना चाहते हैं, ये तो हमने नहीं लिख समझ पाए। लेकिन जो वो लोग जो वहाँ पे बसे हुए लोग थे, उन्होंने जो जो अपने पीछे पूरा वस्तुएं छोड़ी हैं, जैसे आवास हो गए, उनके घर हो गए, मृदभांड मिट्टी से बने हुए बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, औजार हो गए, मुहरें हो गई, इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका लाइफस्टाइल क्या होगा। उनके बारे में देखो, सभ्यता में हम पढ़ने के वाले हैं, बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि वो उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो खाते पीते क्या थे, वो उनका रहन सहन कैसा है, हम इसके बारे में डिटेल में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो मोहरें होती कैसी थी। ये रही वो मोहरें। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, इसे थोड़ा समझो। देखो,
देखना ये है कि यहाँ पे देखो ये जो है ये इसकी लिपि है। अब इसमें देखो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये मछली क्यों बनी हुई है। ठीक है, यहाँ दो मछलियाँ बनी हुई हैं, क्या कारण है? क्या मछली खाते थे? यहाँ पे कांटा बना हुआ है, ये देखो एरो बना हुआ है, और ये रहा वो जानवर की तस्वीर जिसको हम कह रहे थे कि यहाँ पे एक एनिमल की तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे इस टाइप की मोहरें आपको दिखेंगी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे। और भी देखते हैं और भी क्या हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। अब यहाँ पे आप बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझने वाले हो, चीज़ों को और भी ज़्यादा डीपली देखते हैं और क्या क्या है। ये देखो एक ब्लू बॉक्स है, इसमें देखो क्या क्या लिखा है। इसमें एक विशेष रूप से बात की गई है संस्कृति के बारे में। ठीक है, आखिरकार संस्कृति होती क्या है और संस्कृति हम किसे कहेंगे उसको समझ लेते हैं। देखो, संस्कृति आप उसे कहेंगे जहाँ पर कोई एक विशिष्ट शैली होती है। विशिष्ट शैली का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग और जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पहली बात तो बहुत सारे लोग उस शैली को फॉलो करने चाहिए, यानी उस शैली को मानने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा कोई मान रहा है तो वो आपकी संस्कृति बन जाएगी, नहीं, बहुत सारे लोग एक ही शैली को मानने वाले होने चाहिए। दूसरी बात, जो भी वहाँ ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है, वो एक तरीके के विशेष होने चाहिए, अलग होने चाहिए बाकियों से। ठीक है, और क्या, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर होना चाहिए। ठीक है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मान लो 10 किलोमीटर का एक एरिया है, तो एक सभ्यता उस 10 किलोमीटर के अंदर ही फैली हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक मीटर पे सभ्यताएं बदल रही हैं, तो उसे संस्कृति का नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर वो चीज़ होनी चाहिए, और एक कालखंड में होना चाहिए। कालखंड का क्या मतलब है? एक टाइम पीरियड होना चाहिए। 1000 साल तक वो सभ्यता चलनी चाहिए, 2000 साल तक वो सभ्यता चलनी चाहिए। तो ऐसे इन तीन चीज़ों को, क्या क्या तीन चीज़ें हैं देख लो, एक विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, और एक कालखंड में संबंध होना चाहिए। कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वह संस्कृति कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हम और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसे समझो ज़रा, कि इसका काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। यानी कि कितना है? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक, करीब करीब 500 वर्ष लगभग। ठीक है, 5000 वर्ष, या आप मान सकते हो, बहुत ही एक बड़ा टाइम पीरियड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या है और कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसे देख लेते हैं एक बार। पहला तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जो मोहरें थी वो किस पत्थर से बनती थी? सेठखड़ी नामक पत्थर से। यहाँ पे और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप उनका समय निर्धारण जो है उसे बता सकते हो, ये लाइन में। ठीक है, इस लाइन में है, थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आता है कि संस्कृति किसे कहते हैं 2-3 नंबर में, तो आप ये बता सकते हैं। ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। ठीक है, और ये पूरा ही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ओवरव्यू था एक तरीके से समझने के लिए, तो वो हमारा क्लियर हो जाता है। अभी कुछ और चीज़ें देखेंगे, तो चलते हैं हम आगे। देखो ये सारे जो हैं वहाँ पे समान एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, जिससे इतिहासकार ये जान सकते हैं कि वहाँ के लोग किस तरीके से अपने कल्चर को आगे बढ़ाते थे और क्या उनके तौर तरीके हुआ करते थे। देखो यहाँ पे एक नक्शा मैं आपको ये समझा देता हूँ ज़रा। देखो, जैसे मैंने कहा कि अब ज़्यादातर एरिया पाकिस्तान के अंडर में आ चुका है। ठीक है, तो ये देखो हमारा भारत है इतना, ये जो है हिस्सा, ये हिस्सा पूरा हमारा भारत है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ है, जो मैं अभी रेड कलर कर रहा हूँ, ये पूरा भारत है, और इधर क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका, देखो ये हड़प्पा आदि मिल गया आपको, मिल गया हड़प्पा। तो वही कह रहा हूँ कि ये सारी सभ्यता ज़्यादातर पाकिस्तान में चली गई है। आगे आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ोगे, जानते भी होगे आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ जैसे बालाकोट हो गया, चनहुदड़ो हो गया, ये सब कहाँ चलेगा? पाकिस्तान में। हमारे पास भी हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने आप ये जान सकते हो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो और भी चीज़ें समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आरंभ में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। एक तो है प्री हड़प्पा,
ठीक है, एक प्री हड़प्पा होता है, ठीक है। एक आता है आपका अर्ली हड़प्पा, अर्ली मतलब जो शुरुआत के टाइम थे, ठीक है। और एक आता है मैच्योर हड़प्पा। तो यहाँ पे जो चीज़ बात होती है ना, जिस भी हड़प्पा सभ्यता को हम कैजुअली बोल देते हैं कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताओ, तो ज़्यादातर वो मैच्योर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। मैच्योर क्यों कह रहे हैं और ये प्री प्रोटो क्या है मैं बताता हूँ आपको। प्री हड़प्पा वह होता है जब बिल्कुल आरंभ का समय होता है। जैसे यहाँ पे आपकी हेडिंग है ना कि, एक मिनट, यहाँ पे आपकी हेडिंग है कि आरंभ, है ना। तो ये क्या बात करिए, प्री हड़प्पा की बात कर, जब शुरुआत हुई थी। एक अर्ली हड़प्पा होता है, ठीक है। अर्ली मतलब विकसित होने की स्टेज पर है, एक ट्रांजिशन समझ लो कि जहाँ से एक विकसित जो क्षेत्र था वह विकसित होने की मतलब एकदम स्टेज पर है, बीच में है। और मेच्योर मतलब होता है कि वो विकसित हो चुके हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो सब क्या होता है, मैच्योर में आ जाता है। और चौथा होता है हमारा जो आखिरी, वो लेट हड़प्पा होता है, जिसमें हड़प्पा का अंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पे देखो, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी। यह संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली में संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इसके आकार संरचना लगभग ना के बराबर होती थी। इसमें बोला क्या गया है, वही बोला गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता कि विकसित हड़प्पा सभ्यता जो मैच्योर फेज़ की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले कई सारे यहाँ पे फेज़ आ चुके हैं, जिसमें हम ये पा सकते हैं कि हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कृषि कैसे करते थे, पशुपालन कैसे करते थे, ठीक है। कुछ शिल्पकार यानी कुछ हाथों से बनाने वाले, जैसे हो गए मनके हो गए, मनके मोहरे हो गई, आपके बाट जो होते हैं जो वजन नापने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब बनाने के भी कार्य हम ये देखते हैं कि विकसित हड़प्पा से पहले हुआ करते थे कई संस्कृतियों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, निर्वाह के तरीके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे हम थोड़ा समझते हैं कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। निर्वाह के तरीकों में क्या है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखना है कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, जो मेच्योर फेज था, विकसित हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी। जैसे मैंने बताया, विकसित हड़प्पा सभ्यता को वही मैच्योर फेज कहा जाता है और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को अर्ली फेज कहा जाता है। अर्ली मतलब जो आरंभ ही हुआ हो। तो यहाँ पे पाया गया कि जो अर्ली, जो मतलब कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, उसी के आसपास विकसित हड़प्पा सभ्यता भी पनप रही थी। होता है ना कि जब कोई एक पौधा छोटा होता है फिर धीरे 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 वो बड़ा होने लग जाता है। तो जहाँ पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था, वहीं पे भी विकसित हड़प्पा सभ्यता भी पनपने लग गई, ठीक है। यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इन संस्कृति में कई निर्वाह के तरीके शामिल हैं, समान थे। यानी कि कुछ कुछ तरीके तो ऐसे हैं कि आप आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में भी उसी तरीके से निर्वाह कर रहे हो और विकसित होने पर भी उसी तरीके का निर्वाह यापन किए जा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हम समझते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों में मछली भी शामिल होते। मतलब कहने का मतलब है, इसमें हड़प्पा के जो लोग थे वो अपना जो भोजन था, जो निर्वाह के तरीके थे, वो दो तरीके से लिया करते थे। या तो वो जानवरों से लिया करते थे या तो वो पेड़ पौधों से भी अपना भोजन किया करते थे। प्राचीन समय के लोग थे ना, तो कभी फल खा लिया, कभी जड़ें भी खा ली, कभी पत्तियां खाने लग गए, और जानवरों में मछली उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविदों आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। यहाँ पे क्या है, समझो इसे, कि जो जले हुए अनाज के मतलब टुकड़े कह सकते हो आप, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार हो गया था, जो आग थी, जो फायर है, उसका आविष्कार हो गया था। तो जो पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकार हैं, जो खोज करते रहते हैं, उन्होंने जले हुए अनाज के टुकड़ों से ये पाया कि ये अनाज का, बीजों का, इन सब का भी अपना मतलब संबंधित आदतों में शामिल करते होंगे, या फिर
दाल इनको बहुत पसंद होंगी, दालें भी एक अलग अलग किस्म की खाया करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, आगे क्या है, इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते थे, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन में काम किया करते थे। यानी कि इन्होंने जो एक एक मतलब इतिहासकार की एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ। ठीक है, पूरा वनस्पतिज्ञ ये क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, जितने भी प्राचीन पेड़ पौधे होते हैं उनमें स्टडी करके वो देखते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से, मतलब उस समय इनकी क्या हालत थी, आज की क्या हालत है, किसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब इन सब के लिए ये इस्तेमाल में आया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दान जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। अब यहाँ पे दालें बताई गई हैं किस किस किस्म की थी, तो हमें क्या जानने को मिलता है कि गेहूँ है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना है तथा तिल भी शामिल हो जाते हैं। बाजरे के दाने गुजरात में के स्थान पर प्राप्त हुए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के बेस में, बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके गुजरात से। और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यानी कि थोड़ा आप कह सकते हो कि चावल के जो दाने वो लग्जरी आइटम था, उनके लिए कम पाया जाता था, या फिर हो सकता है। देखो एक चीज़ और मैं कारण बताता हूँ, हम कहाँ पे, देखो थोड़ा सा ना, जब भी आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा दिमाग में ये रखो कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री तक सीमित मत रखो। अब हम थोड़ा सोचेंगे, देखो कैसे, हमने क्या पाया कि यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि इस पूरे एरिया में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। आप मानते हो इस बात को? ठीक है, ये वही भारत पाकिस्तान का एरिया ही है। अब इसके अंदर हम ये देखने को मिल रहा है कि राइस जो है बहुत कम है, राइस बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा ज्योग्राफी पे जा रहा हूँ लेकिन समझो इस चीज़ को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है अर्ध शुष्क इलाका है, यानी सेमी एरिड इलाका है। सेमी एरिड और अर्ध शुष्क क्या होता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है और चावल को क्या चाहिए, पानी चाहिए। चावल की खेती के लिए पानी चाहिए। जब यहाँ पानी की ही कमी है, जब यहाँ पे पानी की ही कमी है, पानी ही नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ पे चावल होंगे। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी सपोर्ट नहीं करती थी कि वहाँ पे चावल उगे। तो जो भी कारण रहा हो, मैंने आपको थोड़ा रीज़न बताने की कोशिश की ताकि आप और बेटर अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने आगे के टॉपिक को जो भी है। यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे हड़प्पा स्थलों में मिले जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़ बकरियों, भैंस, सूअर की हड्डियाँ शामिल थीं। ये सब जानवर हैं जो कि उनकी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे दो चीज़ें हम एक अनुमान लगा सकते हैं, या तो उनको अपने भोजन के लिए रखते थे, या तो वो पशुपालन में भी क्रियाएं किया करते थे। ठीक है, पूरा पूरा प्राणी विज्ञानों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से ये संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जैसे मैंने बताया, जंगली प्रजाति जैसे सूअर, हिरण, घड़ियाल की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब ये कह सकते हैं कि यार ऊपर वाले में जो इतने थे वो हो सकता है कि पशुपालन के लिए हों, और ये जो आ रहा है जो जंगली हैं थोड़े से, उनका हो सकता है कि मार काट के किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया हो। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मछलियों और पक्षियों की हड्डी भी मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि वो कुछ ऑब्वियस सी बात है, जब वो दूर दराज के इलाकों में आसपास में सभ्यताएं जब फैलेंगी तो और भी ये सभ्यता बड़ी होती जाएगी, और जब बड़ी होगी तो वो समुद्री तट पे या फिर अपने कुछ लेक होंगे, कुछ तालाब होंगे, झील होंगे, वहाँ पे मछलियाँ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सब करेंगे ही। तो हो सकता है हड्डियाँ इस कारण मिली हों। ठीक है, अब इसमें पता है क्या होता है, हिस्ट्री में आप अनुमान लगा सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्ट क्या है ये तो राम जाने। बाकी जो इतिहासकार हैं ये भी अपनी खोज करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम अब हमारा ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, कृषि के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं कि कृषि किस तरीके से वहाँ पे होती थी। हालांकि
अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विविधता के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेत के बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृत मूर्तियों यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, तथा इसके आधार पर पुरातात्विकविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। अब समझो जरा इसमें क्या बोल रहा है और क्या ये कहना चाहता है। ठीक है, चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखो, अब हमें अनाज के दाने मिल रहे हैं, है ना, अनाज मिल रहा है, तो एक सवाल आता है कि क्या एग्रीकल्चर उस समय हो रहा था तो किस प्रकार हो रहा था। तो यहाँ पे जब इतिहासकार जांच करने बैठते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, वो ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसा है भाई कि जब तुम्हारे मोहरे में कोई जानवर की तस्वीर मिल रही है, जानवरों की तस्वीर मिल रही है, यहाँ पे देखो एक एक बैल का बनाया गया टेराकोटा से, ठीक है, मिट्टी से बनाया गया है, वृषभ बनाया गया है। तो यहाँ पे इतिहासकार ये मानते हैं, देखो आप किसी चीज़ की रचना कब करते हो, जब आपने ऐसा कुछ देखा होता है। मान लो मैं कहूँ कि आप एक कंप्यूटर की फ़ोटो बनाओ, तो कंप्यूटर की फ़ोटो आप कब बनाओगे, जब आपने वास्तव में कंप्यूटर देखा होगा। तो ऐसे इन्होंने ये बैल कैसे बना लिया, तभी बनाया होगा जब इन्होंने बैल को देखा होगा, है ना। तो वही कारण है कि सॉरी, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतिहासकारों ने ये माना कि जो वृषक और जो बैल की वो फोटो बनी हुई है टेराकोटा पे, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ठीक है, उन्होंने ये अनुमान लगाया। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों पर और बनावली हरियाणा, बनावली कहाँ पे, हरियाणा में, याद रखना, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलते हैं। यानी कि मिट्टी से बना हुआ हल, जैसे हम बना देते हैं ना, एक पीओपी से बना देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरीके से। तो यहाँ से मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ पे, चोलिस्तान में एक जगह है और बनावली हरियाणा में ये चीज़ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, नामक जगह में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि खेत जो है जुते हुए हैं पूरी तरीके से, उसके भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ पे जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता स्तरों में संबंध, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती होंगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये खेत है, ठीक है, ये इतना बड़ा खेत है, तो वहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक तो ऐसे हल चलाया गया है, ठीक है, इस तरीके से, और एक हल इस तरीके से चलाया गया है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या बताने, दो समूह में एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं। समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना है, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा, इतिहासकार ये मानते हैं कि ये इसलिए होता होगा क्योंकि शायद दो फसलें एक साथ उगाने की वहाँ पे प्रथा या फिर प्रचलन होगा। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों पहचानने का प्रयास किया, जो वहाँ पे औजार इस्तेमाल किए जाते थे उनको पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलके का प्रयोग करते थे या फिर वे धातुओं का औजार का प्रयोग करते थे। यानी अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वह लकड़ी का इस्तेमाल करते थे अपने खेत जोतने के लिए या फिर वो धातु के औजार का प्रयोग करते थे, यह भी कुछ क्लियर नहीं हो पाए हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित हैं। अर्धशुष्क जैसे मैंने बताया, जहाँ बारिश कम होती है। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता अवश्य पड़ती होगी, जाहिर सी बात है, अब कृषि इतनी बढ़िया तरीके से की जा रही है, इतनी अलग अलग हमें एविडेंस मिल रहे हैं, तो हमें सिंचाई की व्यवस्था भी जरूर ही मिलेगी। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल में नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गद से भर गई होंगी। ऐसा भी संभव हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी सूख गया होगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि
आप ये समझ सकते हैं कि शोरतोगई एक अफगानिस्तान में एक हड़प्पा का स्थल है जहाँ पे नहरें के अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि पंजाब सिंध में इसलिए शायद नहीं मिले हैं क्योंकि समय के साथ साथ वो नहरें किसी तरीके से ख़त्म हो गई होंगी या फिर कुओं का पानी सूख गया होगा। इस तरीके से वो अपना तर्क देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रयोग सिंचाई, ठीक है। इसके अतिरिक्त धोलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू में। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता होगा। जल की प्राप्ति के लिए धोलावीरा में एक जलाशय मिला है जो कि इतिहासकार मानते हैं कि ये कृषि में जल की पूर्ति करता होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, सब कुछ समझ आया होगा कि किस किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का मैंने बैकग्राउंड बताया। उसके बाद मैंने बताया कि किस किस तरीके से आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या था, विकसित हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। फिर हमने कृषि के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने जाना कि वहाँ के निर्वाह के तरीके क्या क्या थे। आने वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अब मोहनजोदड़ो जो एक, आप मैं बता दूं, मोहनजोदड़ो जो है एक बहुत ही विकसित शहर है, उस समय का विकसित शहर है जिसमें विकास जो है ना के बराबर था। उसमें हम सीखेंगे, समझेंगे किस तरीके से विकसित हुआ मोहनजोदड़ो और क्या क्या उसकी विशेषता थी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आगे के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और भी और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए सारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। धन्यवाद।